नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और हमेशा की तरह मैं इस विषय पर आने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे भविष्य में जो मैं बातचीत करूं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में वो बेल आइकन भी अवश्य दबा दीजिए। पिछले 2 दिन से, यानी कि कल से, जब से अहमदाबाद के पास एयर इंडिया का एक ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ है, सारे तरफ उसी की चर्चा है और मैं भी आज उसी की आगे बात करूंगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो अभिषेक मित्रा अय्यर है, उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में जयपुर डायलॉग्स के चैनल पर ये कहा था कि पाकिस्तान हर हार के बाद पाकिस्तानी फौज एक भारत में आतंकवादी हमला करती है, और वो आतंकवादी हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के पास नहीं होता है, बल्कि वो कहीं और मेनलैंड में होता है, ताकि सीधा सीधा पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया जा सके, जैसे कि वो बांग्लादेश से हुआ, की तरफ से आया, या फिर रोहिंग्यास की तरफ से आया, इस तरह से कहीं से आया प्रतीत हो, और पाकिस्तान को सीधा सीधा उसका ब्लेम नहीं दिया जा सके। लेकिन शायद अभिषेक मित्र उसमें अफगानिस्तान का नाम भूल गए थे। और इसके अलावा मैं आपको एक और ट्वीट के बारे में बताऊंगा, जो कि किसी सारा एडम्स ने किया है। सारा एडम्स ने ये बताया है, देखिए आप इस ट्वीट में, कि किसी तरह भारत की धरती पर एक आक्रमण होगा जल्दी ही, और इसकी प्लानिंग अफगानिस्तान में की जा रही है। तो शायद ये 9 तारीख का ट्वीट था उनका, 12 तारीख को अटैक हो गया। तो निश्चित रूप से ये एक काफी गंभीर विषय था, और लगता है कि सीआईए को ये मालूम था, कि अमेरिकन एजेंसी सीआईए को मालूम था कि एक तरह का भारत में कोई अटैक हो चुका है, और उन्होंने उन्होंने मुझे नहीं मालूम कि वो जानकारी भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ स्वीकार की कि नहीं की। सारा एडम्स को जब उसके बारे में तहकीकात की गई, तो वो एक अमेरिकन एफबीआई के लिए काम करती थी, और उसके बाद सीआईए के लिए भी काम किया जाती थी। उसको एफबीआई लेडी कहा जाता है, और वो सीआईए की तरफ से साउथ एशिया में काम कर चुकी है, और वो आईएसआई के साथ मिलकर काम कर चुकी है। तो ये तो एक बात थी। दूसरी बात एक और है कि कोई रूबन सेंटा मार्ट्रा साइबर एक्सपर्ट है जर्मनी के। उन्होंने 2019 में एक दावा किया था, द वायर मेल कोई है उसमें, कि जो ये ड्रीम लाइनर है, यानी 787 7478 के जो इसको हैक किया जा सकता है, इसके सिक्योरिटी, इसके जो सॉफ्टवेयर है, इसको हैक किया जा सकता है। और कोई व्यक्ति इसके पास में बैठ के इसको हैक कर सकता है और अपने कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। और अ, विशेषकर जब प्लेन उड़ रहा होता है, टेक ऑफ कर रहा होता है और लैंड कर रहा होता है, तो जब सारे सिस्टम का ओपन होते हैं, कोई भी क्लोज नहीं होता, तो उस समय बहुत आसान हो जाता है ये हैक करना। तो ये दो जो बातें हैं, और तीसरी जो अभिषेक मित्रा अय्यर ने, ये सीधे सीधे इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि ये एक आतंकी हमला था, या प्री प्लान हमला था, जो कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने, आईएसआई ने और अलकायदा वगैरह ने मिलकर भारत के साथ भारत के ऊपर किया। और ये जो ट्वीट है, इससे एक सीधी सी बात है कि ये एक साइबर अटैक था। और इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं सिख आतंक, खालिस्तान के आतंकियों का भी इसमें मदद ली गई हो। तो ये तो इस बात का एक एंगल है। अब दूसरी बात, कुछ लोग इसके बारे में ये कह रहे हैं कि आप देखिए कि वो जो प्लेन रनवे से उड़ के, और पूरा जब तक ब्लास्ट नहीं हो गया और वहां से आंख के गोले नहीं दिखने लगे, तब तक का वीडियो किसी ने बनाया। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब कोई इंटरेस्टेड हो इसमें जानने के लिए कि ये जो ऑपरेशन है वो पूरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो कि इस तरह से प्लेन को उड़ते हुए मतलब टेक ऑफ करते हुए या लैंड करते हुए उसके वीडियो बनाते हैं। तो इसको एक संयोग भी कहा जा सकता है। लेकिन जांच एजेंसी इस एंगल की भी बिल्कुल जांच करेगी कि वो जो वीडियो है, जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, वो इनिशिएट कहाँ से हुआ। और निश्चित रूप से आज की तारीख में ये मुश्किल नहीं है कि उसका ओरिजिन पता लगाना, और हो सकता है अब तक उन्होंने पता लगा भी लिया हो। इसमें जो सरकार की तरफ से पहले, सबसे पहले वो एविएशन मिनिस्टर आए, उसके बाद अमित शाह गए, और आज खुद प्रधानमंत्री भी साइट पर पहुंच गए हैं। तो सरकार की तरफ से पॉलिटिकली या जो एक्शन लिया जाना है वो तो लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसी समय से, उसके आधा एक घंटे के बाद ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई होगी, और उन्होंने अपने जो भी जांच की प्रक्रिया प्रोटोकॉल के अनुसार वो शुरू कर दी होगी। अब एक और एंगल जो है इसमें, वो ये है कि जो एक आदमी उसमें से
मात्र बचा। उसकी जो शुरू में कहानी दी गई थी कि वो कूद गया था खिड़की से, 11A की सीट में बैठा था, और 11 सीट के आगे ही इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी डोर होता है, और वो उसमें से कूद गया था। उसने कहा था कि उसने उस शुरू शुरू में कहा गया कि उसने एक धमाका सुना और वो तुरंत उसने एक्शन लिया और वो कूद गया। यानी कि जब डिसेंट कर रहा होगा प्लेन तब वो कूद गया। तो एक तो ये है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है उसने कहा है कि उसने 30 सेकंड के बाद ही एक धमाका सुना, और जब वो उठा तो उसने चारों तरफ लाश ही लाश देखी। इसका मतलब वो उस समय तक प्लेन में था, और उसके बगल में जो इमरजेंसी गेट था वो उससे वो निकल गया। ऐसे बताया जाता है कि जब इमरजेंसी गेट को शॉक क्या वो लगता है तो ऑटोमेटिक खुल जाता है, लेकिन ये भी एक जांच का विषय है कि वो व्यक्ति कैसे निकला हो उसमें से। मैं उस पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए वो भी एक सस्पेक्ट जरूर होगा, और उस एंगल से भी जांच एजेंसियां जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी। और उसके बाद जांच के बाद क्या निकलेगा ये अभी तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। अब बात आती है कि इसमें क्या अमेरिका और पाकिस्तान का मिला जुला एक अटैक था। इसमें कई थ्योरियां चल रही हैं। एक थ्योरी तो यह है कि जब भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उस समय नूर खान पर और सरगोदा में और एक और कोई उनकी जो बेस है उसको काफी अटैक किया था। और वहां पर अमेरिका के जो न्यूक्लियर आर्सेनल थे वो इकट्ठे किए गए थे, और अमेरिका ने अपने वहां पे अड्डे बना रखे थे ताकि वो जब ईरान से वार हो उसके लिए उनको यूज कर सकें। तो भारत ने वहां पर अमेरिका के जो न्यूक्लियर स्टोरेज थे उसको, वहां पे उनके खड़े प्लेन्स को और उनका ही उनके सैनिक पर्सनल को भी, मतलब मिलिट्री पर्सनल को भी, एयरफोर्स के पर्सनल को भी इस दूर खान और सरगोदा और कैराना हिल्स पे अटैक के द्वारा उनको भी मतलब खत्म कर दिया था ऐसा लगता है। और तो अमेरिका को उस बात का तो एक गुस्सा ही था कि हम भारत ने उस हमें ईरान के खिलाफ जो वो एक नाकेबंदी करने के लिए एक जो बेस स्टेशन बनाना था उसको नष्ट कर दिया। तो अमेरिका का वो एक गुस्सा तो भारत की तरफ था ही। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान और अमेरिका का एक जॉइंट वेंचर हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जनरल नहीं, फील्ड मार्शल मुनीर की गलबैयां बढ़ गई हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रति रवैया थोड़ा बदला भी है। तो ये सब इस तरह संकेत करता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है भारत के जो अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से। तो ये एक एंगल है कि अमेरिका ने शायद किसी तरह से पाकिस्तान के इस अटैक करने में सहायता की हो। एक और एंगल जो ये आ रहा है वो ये आ रहा है कि हो सकता है कुछ विमान कंपनी जो यूरोप यूरोप और टर्की की विमान कंपनियां हैं वो भी एयर इंडिया से काफी परेशान थी, क्योंकि एयर इंडिया ही एक ऐसी भारत में सर्विस है जो कि सारे कई अमेरिका के सिटीज जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस आदि, ऑस्टिन वगैरह आदि के लिए यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट चलाती है, फ्रैंकफर्ट के लिए डायरेक्ट चलाती है, इंग्लैंड में लंदन, बर्मिंघम आदि के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाती है, जिससे कि उन कंपनियों को व्यापार उनको यात्रियों को लेने में मुश्किल होती है। क्योंकि जनरली जो दूसरी कंपनियां होती हैं जैसे इंडिगो है उनका एक टर्किश एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि वो उनको अदीस अबाबा तक ले जाएंगे, और अदीस अबाबा में फिर वो उनकी जो एयरलाइंस है उसमें वहाँ यहाँ से यात्री बैठेंगे। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का धंधा था जो एयर इंडिया की वजह से उनको नहीं मिल पा रहा था। तो हो सकता है एयर इंडिया की साख गिराने के लिए उन लोगों ने भी इसमें कुछ अपना उस एंगल से भी जांच जरूर जांच एजेंसियां करेंगी। मैं केवल ये जो संभावनाएं व्यक्त की गई है वेरियस यूट्यूब चैनल्स पे और सोशल मीडिया में उसको ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं किसी भी चीज को कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो एक और एंगल इसका ये है कि जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर जो एयर इंडिया के इस 787 का था वो टर्किश कंपनी के पास में था, और जिसका कि अभी रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ दिया और भारत का बहुत विरोध किया और एक तरह से काफी पाकिस्तान की सहायता की, तो भारत सरकार ने सारी तुर्की के कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट निरस्त करने के लिए कहे। तो उसमें ही उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट भी निरस्त कर दिया गया था। तो फिर जब उसमें कुछ लोग तो अभी भी मेंटेनेंस में लगे होंगे, और उसमें से ही किसी व्यक्ति को उन्होंने हायर किया होगा
कांटेक्ट किया होगा, ब्रेन वॉश किया होगा, और या पैसे का लालच दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, उस करके उसको तैयार किया होगा कि वो इसमें एयर इंडिया के जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक करे, जो सिस्टम है उसको हैक करे, और इस तरह से प्लेन में गड़बड़ी पैदा कर दे। क्योंकि एक बात और, कोई कुछ लोग कह रहे थे कि उसके जो अ, पहिए हो जाते हैं जो अंदर घुस जाते हैं एक बार टेक ऑफ करते ही, वो बाहर ही रह गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि हैक करके जो फ्यूल लाइन है उसको रोक चोक कर दिया गया था, ताकि फ्यूल इंजन पे ना पहुंचे। क्योंकि बेसिकली तो यही बताया जा रहा है कि जब उसने टेक ऑफ किया तो इंजन ने दम नहीं लगा पाया, यानी पावर जनरेट नहीं कर पाया, और नतीजे के तौर पे वो गिर गया। तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई यात्री, जैसे ये एक यात्री बैठा है कि जो जो अभी हॉस्पिटल में है, इसी तरह कोई दूसरा यात्री भी हो जो प्लेन में बैठा हो, और उसने वहीं से अपने लैपटॉप के थ्रू हैक किया हो, मतलब सारा तैयारी करके गया हो, और जैसे ही प्लेन ने रनवे पे दौड़ना शुरू किया, उसने सिस्टम को इनिशिएट कर दिया, और नतीजे के तौर पर कुछ माल फंक्शनिंग हुई सिस्टम की, और ये प्लेन ढेर हो गया। तो और फिर वो चुपचाप से आदमी, वो भी कहीं 11 नंबर की सीट पे बैठा होगा, और चुपचाप से जब वो पूरा ट्रेंड होगा, उसने दरवाजा खोला होगा, जब डायसेंट कर रहा होगा वहां से कूदा होगा, छलांग मारी होगी, निकल लिया होगा। तो ये भी हो सकता है। ये खैर ये मेरी कपोल कल्पित और जो मैंने बचपन में जासूसी कहानियां पढ़ी थी उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये एंगल भी नकारा नहीं जा सकता कि जो तुर्की की जो कंपनी थी जिसके पास पहले मेंटेनेंस था, उसके किसी डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय का भी, वो भी इन्होंने ब्रेन वॉश करके इम्प्लांट किया हो मेंटेनेंस सिस्टम में, और उसने ये हादसा करवा दिया हो। कुल मिला के भले ही जो कुछ काफी लोग जो इसके जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि इंजन पावर डेवलप नहीं कर पाया, जोर नहीं लगा पाया, और इससे वो ऊपर नहीं उठ पाया, यही मानना जा रहा है। लेकिन सब कुछ तो जब पूरा जांच एजेंसियां बताएंगी, अ, उनकी पब्लिक रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, या पता नहीं कब आएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो अहमदाबाद में है, उन्होंने अपने स्तर पर, अपने सोर्सेस से, जो कोई भी उनके होते हैं उससे ये असर्टेन कर लिया होगा कि ये एक आतंकी हमला था या नहीं था। और अगर आतंकी हमला था तो फिर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन या जानने की जरूरत नहीं कि वो पाकिस्तान ने किया होगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कोई छोटा भी अटैक हुआ है तो काफी बड़ा अटैक था। मेरे ख्याल से तनिष्क कनिष्क एयर इंडिया के जो जम्बो जेट कनिष्क के हादसे के बाद ये सबसे बड़ा हादसा है। और भारत में तो ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है होगा। तो उन्होंने कहा, जैसा कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे। और इस समय जब ये अमेरिका ईरान के वॉर में, जबकि इसराइल ने ईरान पे वॉर कर दिया, उसमें जब उसका कंसंट्रेशन रहेगा, तो शायद पाकिस्तान को बाकी भी पूरा सबक सिखा दिया जा सके, ताकि वो फिर उसके बाद उठ नहीं पाए। कैसा होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते। ये आतंकी हमला है या नहीं है ये भी नहीं कह सकते, सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और साथ में कहीं जो सुरक्षा सलाहकार है, डोवाल, अजीत डोवाल, उनको मालूम होगा कि ये आतंकी हमला है या नहीं है, और उन्होंने अपना अगला एक्शन भी तय कर लिया होगा। बस हमको देखना है। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ये मैं दिल से ये चाहता हूँ कि ये एक दुर्घटना ही हो, कोई आतंकी हमला नहीं हो। अगर आतंकी हमला होता है तो फिर इससे हम सबको काफी तकलीफ होगी भविष्य में। कोई भी किसी भी जगह उड़ाया जा सकता है। और वैसे ही अभी तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कह ही रहे कि आप अगर हनीमून मनाने जाओ तो भी मारे जा सकते हो, आप पहलगाम घूमने जाओ तो भी मारे जा सकते हो, आप हवाई जहाज में जाओ तो भी मारे जा सकते हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो भी आपके ऊपर हवाई जहाज गिर सकता है। तो जो अनसर्टेनिटी है इसका लेवल, अगर ये आतंकी हमला हुआ तो और भी बढ़ जाएगा। तो ये मेरे विचार थे। अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।